तो ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है E0 वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला वेपर प्रेशर गेट्स रिड्यूस्ड क्योंकि सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाता है, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है सॉल्यूशन का P। अगर मैं बोलूं लोअरिंग कितनी हुई तो लोअरिंग हुई P0 माइनस P, ये क्या हुई लोअरिंग। तो अच्छा इस पे अगर मैं रॉल्स लॉ लगाऊं तो रॉल्स लॉ कैसे लग सकता है, रॉल्स लॉ इज P0 माइनस P, या तो मैं लिख सकता हूं P0 माइनस P0 इनटू chi1 where chi1 is the mole fraction of solvent, mole fraction of solvent। मतलब क्या है रॉल्स लॉ अगर हम लगाते हैं ये क्योंकि सॉल्वेंट पे लग रहा है सॉल्यूट पे लग रहा है रॉल्स लॉ, कौन वोलेटाइल है सॉल्वेंट पे लग रहा है, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा इट विल बी इक्वल टू P0 chi1, ठीक है chi1 1 यहां पे सॉल्वेंट है, तो अगर मैं इसके अंदर P0 को कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा P0 1 माइनस chi1, 1 माइनस chi1 क्या होता है chi2, क्या होता है chi2, ठीक है। अच्छा यहां तक आ गया P0 माइनस P इक्वल टू P0 chi2। अच्छा अगर मैं P0 को नीचे ले जाऊं तो क्या हो जाता है P0 माइनस P बाय P0 इक्वल टू, अच्छा ये लोअरिंग थी, ये क्या थी लोअरिंग, और ये रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल की थी, तो ये क्या हो गई रिलेटिव लोअरिंग, क्या हो गई रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, ये किसका मोल फ्रैक्शन है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूट। यहां पे बात क्लियर है, ठीक है। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अच्छा अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, अगर सॉल्यूशन कैसा हो डाइल्यूट, P0 माइनस P अपॉन P0 को लिख सकते हैं N2 बाय N1 प्लस N2, मोल फ्रैक्शन को बोलते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट। अच्छा अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए N1 प्लस N2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू N1 प्लस N2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू N1, यानी सॉल्वेंट जितना ज्यादा होता है कि सॉल्यूट बहुत कम होता है, तो हम मोल्स सिर्फ किसके ले सकते हैं सॉल्वेंट। मतलब पानी एक डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है जिसमें चीनी बहुत कम हो, चीनी कम होगी तो पानी ज्यादा होगा, तो 1 वाला सॉल्वेंट होता है, 1 वाला सॉल्वेंट और 2 वाला सॉल्यूट। तो अगर डाइल्यूट चीज है तो उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है या सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो ये है 100 मोल्स और इसके है 0.1 मोल्स, तो 100 और 0.1 इज नियरली इक्वल टू 100, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अगर मैं यहां से N1 प्लस N2 को सिर्फ N1 लिख दूं तो चलेगा, N2 अपॉन N1 हो जाएगा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है। इसको कैसे खोलेंगे, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, दोनों के गिवन मास मोलर मास को खोल दिया तो क्या आया W2 into N1 by W1 into, तो रिलेटिव लोअरिंग अगर हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन की चाहिए हो इट इज कैन बी डन यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला। इसमें W2 वाले सॉल्यूट्स हैं, सॉरी 2 वाले सॉल्यूट्स हैं, तो दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा व्हाट अबाउट M2 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जल्दी से लिख लो फिर क्वेश्चन करते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट W1 इज weight of solute solvent और M1 is molar mass of solvent, नोट करें। स्किप करें कुछ और इसके साथ साथ और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी करनी है।
तो व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डेफिनेशन तो लिखो. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस properties of solution that depends upon amount of solute and not on the nature of. Depend only upon nature of depend upon amount of solute and not on the nature. Properties of solution that depends only upon the amount of solute and not on the nature of the solute is called कोलिगेटिव, है ना? जो अमाउंट पे डिपेंड करती है पर नेचर पे नहीं. तो पॉइंट इज दिस, अगर सपोज मैंने इस पानी में 1 मोल चीनी डाली होती C6 या ग्लूकोज या 1 मोल यूरिया डाला होता, दोनों का अमाउंट अगर सेम है, अमाउंट कितना है 1 मोल, अगर अमाउंट क्या है 1 मोल, तो हम इस केस में एक्सपेक्ट जो करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा, वो दोनों में इक्वल आएगा, वो दोनों में क्या आएगा इक्वल. ये इससे डिपेंड नहीं करती कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्या डाल है, इस पे डिपेंड करती है कि क्या डाल है, नहीं कितना डाल है, 1 मोल डाल है, ठीक है राइट. ठीक है, तो अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो हमने पढ़ ली, दैट इज हेलो, हाँ जी मैम उसकी सेम की ना क्लास थी बार. अच्छा वो क्या रहते हैं इनवाइट आ रहा है, उसने ऐड करा नहीं है. चलो ठीक है मैम. अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, इस पे भी हम आएंगे. थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर. 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, एक करके पहले चलते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के. ठीक है, तो ऋतिक समझ आ रहा है हमारे? और कल छूटना है जहां से ना है तो क्वेश्चन करते हैं. टू बाई 1 करते हैं. Calculate mass of non-volatile solute which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure by 80%. वेपर प्रेशर को 80% से कम कर देना है. अगर 80% से कम कर देना है तो लोअरिंग कितनी हुई? T is equal to 80% से कम, तो 20% बचा, तो फाइनल प्रेशर बचा वो कितना होगा? 20% ऑफ T नॉट आया ना, तो ये हो गया 0.2 P नॉट. 0.2 P नॉट समझ में आई बात? 80% से रिड्यूस कर दिया, तो इसको ऐसे लिख सकते थे is equal to P नॉट minus 80% ऑफ P नॉट. ठीक है, P नॉट में से 80% ऑफ P नॉट रिड्यूस कर दूं तो भी सेम ही आता. अच्छा, अब अगर तुम इस पे सोचो 114 ग्राम हमारा ऑक्टेन है. ऑक्टेन का फॉर्मूला नहीं गिवन पर तुम्हें 11 में सिखाया हुआ है. एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2. ठीक है, तो अगर हम पुट करें इसको तो
क्या बनेगा CaH 16 + 2 18 है ना C8H। तो इसमें अब हम मोलर मास निकालते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं, मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास m, मोलर मास विल बी 12 into 18, 12 into 8 plus 18 into 1, तो कितना है? 114 ही है। मोलर मास भी 114 पर मोल। अच्छा, गिवन मास P 114 और मोलर मास भी 114, तो मोल्स ऑफ ऑक्टेन विल बी 114 डिवाइड बाय 11, ना तो कितने आए मोल्स ऑफ ऑक्टेन? ठीक है, और बताए P0 minus P by T0 is equal to moles of 2 upon moles of 1 plus moles of 2. ठीक है, P0 minus 0.2 P0 by P0, रिडक्शन तो 80% का है, तो इधर से निकालोगे तो ये आएगा 0.8 आएगा। और मोल्स ऑफ 2 हमें निकालने हैं सपोज, और मोल्स ऑफ 2 और मोल्स ऑफ 1 है, तो इससे मोल्स ऑफ 2 + 1 इधर चला जाएगा। तो वैसे तो इसे डाइल्यूट मान के नहीं कर सकते थे, पर अगर हम डाइल्यूट ना माने तो भी हो जाएगा 0.8 into plus 0.8, ठीक है, इधर जाएगा तो आ जाएगा 0.2 N2 is equal to 0.8, N2 is equal to 4 moles, moles of second component are ये मोल्स 4 मोल आ गए। और हमें गिवन मास क्या मोलर मास देता है, गिवन मास निकालो, क्या कह रहा था? मोलर मास गिवन है, सॉल्यूट का मास गिवन मास हमें निकालना है। मोलर मास कितना है? 40 is equal to 4, तो W2 is equal to 160। ठीक है, हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऑलराइट, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी का आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा मैंने कल तुम्हें बताया था बॉइलिंग पॉइंट क्या टेंपरेचर होता है, हाउ डू वी डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट? टेंपरेचर एट विच देखो हर एक लिक्विड का एक वेपर प्रेशर होता है, इसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। और एटमॉस्फेयर में एक ब्लैंकेट होती है, वो कितने प्रेशर से होती है? 180, राइट। तो हम जब हीट करते हैं इंजन, तो हीट करने से वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है एंड इट इज द टेंपरेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेयर। इसकी डेफिनेशन क्या है? श्रीनाथ याद है? विराज चलो ठीक है, जल्दी से लिख दो। क्या होता है ऋतिक? बॉइलिंग पॉइंट टेंपरेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर becomes equal to the atmospheric pressure। जल्दी से लिख लो। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेंपरेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर becomes equal to
becomes equal to the atmosphere. हेलो आदर्श अभी क्लास दोबारा करो। हाँ हमने स्लो किया था आपको, और वीडियो तो नहीं अभी आओगे। चलो ठीक। अच्छा तो हाँ नोट कर लिया। अच्छा देखो यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ये यहाँ पे क्या है वेपर प्रेशर। मुझे बताओ अगर देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की बात करें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ये, इसका वेपर प्रेशर है। अरे सॉल्यूशन से ज्यादा होता है वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट को देखते हैं, सॉल्वेंट होता है जब सिर्फ पानी है। पानी का वेपर प्रेशर सपोज 0.8 बार है, कितना है 0.8 atm। तो ये P0 हुआ। अच्छा जब मैंने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ता है कम होता है? कम होता है। तो सॉल्वेंट का हमेशा सॉल्यूशन से ज्यादा होगा वेपर प्रेशर। तो सॉल्वेंट की लाइन हमेशा सॉल्यूशन से ऊपर रहेगी। अच्छा 1 atm का एक वेपर प्रेशर जब 1 atm होता है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कहां पे आता था? इस टेंपरेचर पे T1 पे। तब वो 1 atm इक्वल होता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर T1 पे। ठीक है ना। अब वो सॉल्यूशन क्योंकि उसकी लाइन नीचे है तो वो हाईयर टेंपरेचर पे जाके उतना होगा 1 atm, क्योंकि वैसे प्रेशर लोअर हो गया। राइट। ये ग्राफ बनाएंगे, इसमें जो ये रीजन है दिस इज कॉल्ड डेल्टा T सो डेल्टा T चेंज या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है T1 माइनस T2 माइनस T1 बड़ा माइनस हो जाएगा। अच्छा हमने ये पाया जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है वो मोलालिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किससे? मोलालिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 2 वाले सॉल्यूट है और 1 वाले सॉल्वेंट। तो हमने इसको इक्वल कर दिया तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम बना। अच्छा तो ये फॉर्मूला क्या बना? केबी इनटू W2 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इनटू W1। कितना बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है उसकी ये फॉर्मूले से सॉल्व होगा। क्वेश्चन करके देखो। क्वेश्चन करते हैं। पहले एक बार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कर लेते हैं, दोनों क्वेश्चन एक साथ। नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अरे जस्ट लाइक बॉइलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? क्या बोलोगे? व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट?
आइस वाटर कब फ्रीज होता है? वो टेम्परेचर से बड़ी हुई क्या होता है? एक्चुअली वाटर लिक्विड है हमारे पास और वाटर आइस है, ठीक है। जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड, दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of solid, ठीक है। तो इसका एक ग्राफ है, again temperature versus vapor pressure, ठीक है। तो इसमें अगेन सॉल्वेंट की लाइन ऊपर या सॉल्यूशन की लाइन? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम। और इसी तरीके से सॉलिड की भी लाइन होगी, सॉलिड का भी वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तो ये सॉलिड भी है। तो पहले सॉल्वेंट पहले सॉलिड की जितना हो जाता था एट टेम्परेचर T1। अब जो सॉल्यूशन है वो होता है सॉलिड के इक्वल है टेम्परेचर T2। तो टेम्परेचर बढ़ गया या कम हो गया? देखो सॉलिड यानी आइस, ये आइस का वेपर प्रेशर की लाइन है, ये लिक्विड वाटर की है और ये उसके सॉल्यूशन की है। तो जब लिक्विड वाटर सॉलिड इक्वल होता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आता था T1। अब जब सॉल्यूशन इसके इक्वल होता है तो उसका वेपर प्रेशर आएगा T2। तो इसमें बनेगा डेल्टा TF। क्या बनेगा? डेल्टा TF। डेल्टा TF इक्वल टू T1 माइनस T2। यहाँ पे T1 बड़ा है और T2 चलाओ इसी सही नहीं हो रहा आगे कर दो। नेक्स्ट डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़े। डेल्टा टीएफ का भी सेम फॉर्मूला पोलैरिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो बनता है kf into w2 into 1000 by into w1। सर इसमें kb और kf की वैल्यूज भी दो हैं। ये नहीं कुछ वाटर के लिए kb होता है 0.52 और kf होता है 1.86। ये बड़े हैं। kb की वैल्यू होती है वाटर के लिए 0.52 और आई वाटर के लिए kf की वैल्यू होती है 1.86। ऑलराइट नेक्स्ट तो क्वेश्चन करते हैं। दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, डेल्टा टीएफ का और डेल्टा टीबी का, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। टू 2.21 करोगे मुश्किल है वैसे तो। कर तो ऐसे तो पहले इजी से शुरू करो। एग्जांपल होते करना।
पुशिंग करना है 2.10 और 2.11 2.10 करो। Boiling point of water at 99.6 at 750 mm actually is 99.63 degrees Celsius. How much sucrose is to be added so that it boils at 100 degree? तो मेरा T1 कितना है? 99. और हमें कितने पे बॉईल करना है? तो अगर मैं बोलूं डेल्टा TB क्या होगा? बड़ा माइनस छोटा ही करना है 100 minus 99.63 will give us 7.37। जो चेंज होता है वो केल्विन में सेम होता है, चाहे डिग्री में लो या केल्विन में लो, चेंज सेम ही आता है। तो 0.37 हमारा डेल्टा टीबी हो गया। अच्छा, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू वाटर? तो ये W2 पूछ रहा है, मुझे कितना सॉल्यूट ऐड करना है? इफ W1 इज दिस मच एंड Kb वाटर का 0.52 लेके करो, जल्दी से आ जाए। M2 हम 750 लेंगे। M2 थोड़ी वो सो भी ले लीजिए 750। तो फिर M2 को लेंगे। सुक्रोज है ना C12H2 निकालो, मतलब C12H22 हो जाएगा। तो बायो की हो बायो की तो मोलर मास कितना है C12H22O11 का 342 है ग्राम पर, ठीक है। उसके बाद में डेल्टा टीवी का फॉर्मूला लगाना है 0.37 इज इक्वल टू W2 इनटू KF कितना है, KB है 0.52 इनटू 1000 डिवाइड बाय M2 342 इनटू W1 500 सेम थिंग W2 निकल जाएगा। कर लेंगे क्वेश्चन, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2.11 का
चेंज जो होता है वो सेम रहता है चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन। तो 1.5 डायरेक्ट केल्विन ले। ये बिल्कुल सेम वैसे ही हो गया। 1.5 इज इक्वल टू W2 को हमें निकालना है इनटू KF 3.9 इनटू 1000 बाय M2 तुम इसमें से कैलकुलेट करोगे इनटू W1 M2 आया 176 ठीक है। M2 कितना आ रहा है 176 ठीक है हो जाएगा सब। W2 निकल जाएगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। अच्छा देखो अगर हमारे पास दो बीकर हो और एक में हमने रखा हो दोनों को पिस्टन लगा रखा है, एक में प्योर वाटर भरा हुआ है और एक में सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन है जी, यहाँ पे हमने क्या भरा और यहाँ पे हमने भरा प्योर वाटर। इन दोनों को सेपरेट कर दिया है विद अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इससे सेपरेट कर दिया सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को जाने देता है और सॉल्यूट को नहीं जाने देता। ठीक है, तो ये सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देगा राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम बोले कि सॉल्वेंट मूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, कौन सा प्रोसेस से? ऑस्मोसिस से किधर जाता है फिर आज? हाँ लोअर टू हायर। किधर से किधर? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन या सॉल्यूशन से सॉल्वेंट? नहीं सर, प्योर वाटर से सॉल्यूशन पे आएगा। प्योर वाटर से सॉल्यूशन के साइड। क्यों? क्योंकि वाटर यहाँ पे ज्यादा है, वाटर यहाँ पे कम है। ऑल्दो ये हो रहा है उल्टा, ये बोल रहा है फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन। कैसे हो रहा है? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। पर वाटर के हिसाब से सही हो रहा है। वाटर कहाँ पे ज्यादा है? साफ प्योर वाटर और कहाँ पे कम है? सॉल्यूशन राइट, क्लियर है पॉइंट? अच्छा, तो ऑस्मोसिस occurs from low solute concentration to high solute concentration। या सॉल्यूशन के हिसाब से तो वो लो टू हाई जा रहा है, तो वाटर के हिसाब से वो हाई टू लो जा रहा है। अच्छा, अब कौन सा पिस्टन ऊपर मूव करेगा? पिस्टन P1 या पिस्टन P2? P1 से ऑस्मोसिस के जैसे P1 ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हमें P1 को रोकना है। P1 को क्या करना है? तो हमें एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, P हम चाहते हैं कि वो ऊपर ना जाए, तो उसको रोकने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द pressure required to just stop the flow of solid, to just stop the flow of solid, to just stop the flow of solid। सॉल्वेंट के फ्लो को जस्ट रोकना हो तो हम जितना प्रेशर लगाते हैं उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उसे क्या बोलते हैं? डेफिनेशन लिखी इसका। हमने देखा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जितना मैं सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। मैं यहाँ पे नमक ज्यादा डालूं तो ये और ज्यादा ऊपर जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे मुलायमती इसकी बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी C। हाँ, कशिश समझ आ रहा है? अच्छा, इक्वल करने के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए। वो कांस्टेंट होते हैं गैस कांस्टेंट R और T इज द टेंपरेचर। पाई इज इक्वल टू CRT।
C is molarity. C क्या है? Molarity यानी moles of solute यानी over volume of solution in liter. Volume of solution in liter. Molarity है. इससे पहले molarity आई थी. उससे पहले नॉर्ड्स लॉ में मोल फ्रैक्शन आया. सारी कंसीडरेशन टर्म्स. तो क्वेश्चन करते हैं इसका. नोट कर लिया? अच्छा एक और चीज इसमें लिख लो. अगर P external लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो क्या होगा? तो ऑस्मोसिस होगा. तो क्या होगा? अगर P एक्सटर्नल इक्वल टू पाई होगा तो ऑस्मोसिस स्टॉप्स. ऑस्मोसिस. और अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर दृष्टि ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया तो क्या होगा? रिवर्स होगा. तो इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. आर होगा ना. आरओ में हमारे क्या होता है? हम एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लगाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा. तो इससे क्या होगा? अगर हम यहाँ से ज्यादा प्रेशर लगा दूं मैं ऑस्मोटिक प्रेशर तो जो गंदा पानी होगा वो किधर मूव करने लगेगा? प्योर वाटर में. तो गंदा पानी क्या हो जाएगा? साफ. क्लियर रिवाइंड. आरओ क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस. तो हम उसमें प्रिंसिपल में एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इन दिस केस P इज ग्रेटर देन pi and solution solvent moves from solution to solvent. ठीक है. अच्छा अब क्वेश्चन करते हैं. कितने प्रूव कर लिया? चलो क्वेश्चन देखें. आखिरी वाला क्वेश्चन लो. कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल रिक्वायर्ड to prepare 1 gram of polymer. करो. पाएगा नहीं. पाई इक्वल टू सीआर निकलेगा है ना. तो पहले मोल्स निकाल लो. देखो ये रहा गिवन मास W2, ये रहा मोलर मास M2. तो उससे मोल्स निकाल लो. मोल्स विल बी गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. अच्छा मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. मोल्स में आ गया 1 अपॉन 185,000 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी है? 450. 450 को लीटर में करने के लिए 1000 ऊपर जाएगा. तो मेरे पास मोलैरिटी आ गई 1,185,000 into 450 अपॉन 1000. ठीक है. 1000 से 1000 कट तो बचा 1/185 into 4. ठीक है ना. अच्छा अब हमें क्या निकालना है? पाई इज इक्वल टू C RT. 185 into 450. R की वैल्यू पास्कल में होती है 8.314. ठीक है. और टेम्परेचर केल्विन को 27 डिग्री को 37 केल्विन में करेंगे. 110 है 310 है 310 हो जाएगा. 1/83,250 आ गया CPR.
ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना इसको इस तरीके से। अब बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, इसमें एक टॉपिक रहता है हमारा रैंक ऑफ फैक्टर, ठीक है। रैंक ऑफ फैक्टर के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, तो मार्क कर लो और तुम्हारे डाउट्स दे दूंगा मैं, फिर टेस्ट भी दे दूंगा सॉल्यूशन। तो उसका टेस्ट अभी हुआ है पॉलीमर्स का उसको आज कर दो, मुझे एक बार मैसेज डाल दो, ठीक है। तो होमवर्क लिखो, टू 2.38, 2.39, 38, 39, 36, 35, 34, 36 हो गया। फिर एक तो मैंने आज कराई दिया, कौन सा करा था? 2.18, 17, 16, 15, 19, 20, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई करने हैं, होंगे नहीं मुझे पता है, तो कोशिश करनी है।